मोहन गार्डन में भी ना, उत्तम नगर में भी, गांधी चौक में भी एक बंदा है जो रैप करता है। कमा रहे हैं लेकिन इतना नहीं कमा रहे हैं कि हम अपना घर चला सके। स्टार्टिंग में इतना आसान नहीं होता है। तुम लोगों का भरोसा जीतना होता है कि भाई ये भी कुछ है। टैलेंट का सफ़र जारी है और आज हमारे साथ हैं कौशिक झा, जो कि रैप करते हैं। और इनकी खास बात यह है कि ये सोशल टॉपिक्स पर रैप करते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं कौशिक झा जी से और सुनते हैं कि वो किस किस प्रकार के किस किस तरह के रैप करते हैं। तो कौशिक जी, आप ये बताइए कि आपने किन किन टॉपिक पर, किन किन विषयों पर रैप लिखा है अभी तक। देश के जितने भी मुद्दे हैं लगभग सारे मुद्दे हमने कवर किए हैं। अभी कोविड काल आया था, हमने कोविड को कवर किया था। उससे पहले हमारे देश में सबसे बड़ी सिचुएशन किसानों को लेके थी, हमने वो कवर किया था। उसके बाद ईव टीजिंग का हम डेली सुनते रहते हैं, रेप वगैरह का हम डेली सुनते रहते हैं, तो हमने वो सब कवर किया था। तो कुल मिला के यार सोशल मुद्दे, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार रैप की ना फुल फॉर्म रिदम एंड पोएट्री है। एंड अगर तुम अपनी पोएट्री को सोशल कॉज के लिए यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा रैप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप कमर्शियल रैप भी करते हैं या सिर्फ मतलब सोशल टॉपिक्स पर या मोटिवेशनल रैप करते हैं? देखिए ऐसा होता है ना कि जब आप सीन में अंदर जाते हैं तो सीन को चेंज करने के लिए आपको सीन के अंदर जाना पड़ता है। और सीन के अंदर आप तभी जा सकते हैं, वो कमर्शियल वाला साइड वो भी एक पार्ट है, हिप हॉप का पार्ट है, रैप सीन का पार्ट है। तो वो चीज़ें भी आपको करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब तक आपको खुद 10 लोग जानेंगे नहीं तो आप अगर सोशल मुद्दे पे बात भी करोगे तो वो 10 लोग सुनेंगे कैसे। अब जैसे कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी थी, तो एक बार जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए कुछ हो जाए, जो आपने कोविड पर रैप लिखा था, एक बार वो आप सुना दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको कोविड पे लिखा हुआ एक रैप सुनाता हूँ। तो रैप कुछ इस प्रकार से था। आंखों से देखा पर दहलता ये दिल है, ख़त्म ना होती जाने कैसी मुश्किल है। रोज़ मर रहे लोग हज़ार की संख्या में, लुकिंग लाइक वॉर जहाँ हो रहे सब किल है। किसी ने खोया बेटा, किसी ने बाप भी, किसी ने खोई बहन, किसी ने माँ भी। सांस भी ना आ रही है लोगों को ढंग से, आर्टिफिशियल किट से अब मिल रही है सांस भी। लाश भी ना मिले पारी यहाँ पे, अपनों की शक्ल भी देख नहीं पा रहे लोग। अपनों की सपनों में सोचा था ना ऐसा मंजर आएगा, माँ की गोद में बेटा दम तोड़ जाएगा। लाखों से ज़्यादा केस आ रहे हैं दिन के, करे तो करे हम भरोसा भी किन पे, किसी पे भी नहीं। आत्मनिर्भर बनो, चलो मास्क ऊपर करो और हाथों को धो लो ठीक से। तो जैसा कि आपने देखा, जो रैप में अगर अभी सुन रहा था तो मेरे गूज बम्प हो गए। मतलब जिन लोगों के साथ घटना घटी है कोरोना महामारी के दौर में, तो वो लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आपने ये रैप कब लिखा था? मतलब आपको कैसे, मतलब आपने कैसे शुरुआत हुई आपकी? मतलब आपने रैप लिखना कब शुरू किया और गाना कब शुरू किया, और आपने ये रैप कब लिखा? देखिए पहले मैं इस गाने की बात करता हूँ। इस गाने को मैंने तब लिखा जब हमारा कोविड का सेकेंड वेव हिट हुआ था। फर्स्ट वेव वॉज लाइक, मतलब सबके लिए नई चीज़ थी, लोगों को इतना पता नहीं था एंड वो उतना मतलब हार्मफुल भी नहीं था, वहाँ पे इतनी डेथ भी नहीं हो रही थी लोगों की। बट जब सेकेंड वेव आया एंड उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब यार फ़ोन उठाने से डर लग रहा था कि फ़ोन आए, किसको पता नहीं ऑक्सीजन की नीड पड़ेगी, जो मैंने इसमें आपको मेंशन भी किया कि आर्टिफिशियल किट से चल रही है सांसें लोगों की। तो उस समय बहुत डर का माहौल था एंड मैंने इसीलिए ये ट्रैक बनाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे को कुछ लोग जानते हैं एंड मैं अगर उनको इस ट्रैक के बारे में बताऊं, उनको सुनाऊं कि मतलब ठीक है सिचुएशन है, बुरी सिचुएशन है, मैंने सारी चीज़ें उसमें मेंशन करी, बट वी स्टिल कैन फाइट। तभी मैंने लास्ट वाली लाइन लिखी कि किसी पे भी भरोसा मत करो, आत्मनिर्भर बनो, मास्क उठाओ और चल पड़ो। अच्छा, तो आपने और भी कौन कौन से टॉपिक्स पे रैप लिखा है वैसे? मतलब माँ पे, बाप, पापा पे, ऐसे कुछ लिख रखा है? यार माँ वाला ट्रैक ऐसा होता है ना कि जब कोई भी रैपर जब रैप करना शुरू करता है तो वो अपना माँ वाला ट्रैक ज़रूर लिखता है। क्योंकि हम अगर देखा जाए तो हम अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। तो मतलब आपने ऐसा कुछ लिखा है, और दोस्तों के लिए ऐसा कुछ लिखा है, या कोई मोटिवेशनल रैप जो आज के युवा हैं उनको कुछ सुनाना चाहोगे तो? मोटिवेशनल ट्रैक मैंने 2019 में लिखा था एंड ट्रैक का नेम रिजल्ट्स था। एक्चुअली वो रिजल्ट्स भी ट्रैक बनाने का रीज़न ये था क्योंकि उस समय सीबीएसई का रिज़ल्ट आया था 12th का एंड उस समय काफ़ी न्यूज़ फैली कि मतलब काफ़ी लोग सुसाइड कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आया, कुछ ऐसा सिचुएशन था। तो मैंने वहाँ पे एक ट्रैक बनाया था, मुझे लगा कि ज़रूरी है एंड लोगों को एक मैसेज देना ज़रूरी है कि यार 12th तुम्हारी लाइफ नहीं है
लाइफ बहुत बड़ी चीज़ है इंस्टेंट ऑफ तुम्हारे मार्क्स एंड ये सारी चीज़ें। तो एक बार वो रैप आप सुना सकते हैं तो सुना दीजिए एक बार, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं शायद उनको भी मोटिवेशन मिल सके। मैं बिल्कुल सुना सकता हूँ, ठीक है। ट्रैक कुछ इस तरीके से था वो, हाँ। चौकोर सा कागज उस पे छप गए कुछ अंक, रिजल्ट ही है बेटा ना है कलंक, वो डिसाइड नहीं करती तू विनर है या लूजर, चिंता न कर अभी ना हुआ है अंत, संत बनेंगे जो तेरे अच्छे टीचर थे, किससे सुनाएंगे कमल खिलते कीचड़ से, फिर भी लगेंगे स्टेटस 80 से ऊपर के, तुम भाड़ में जाओ सालो लीचर से, नीचे से उठ बेटे हिम्मत ना हार, अपने अंदर से निकाल बेटा अपना कलाकार मचा देगा तू हाहाकार, कर ले मेहनत तू बेटे खाली जाएगा नवार, उठ के खड़ा हो तू माँ बाप की आस है, साथ चाहिए तुझे तेरा माँ बाप तेरे पास है, घिस रगड़ बेटा खुद से जगड़, क्योंकि लिखना तुझे बेटा एक इतिहास है। देखा कितना जबरदस्त रैप था, और आपने देखा कि मतलब कितनी बारीकी से शब्दों का चयन किया इन्होंने, और उस प्रकार जो शब्द को इन्होंने उकेरा है अपने रैप में, तो आपने देखा मतलब कितना कमाल का रैप इन्होंने गाया है। तो आपको अपने घर वालों से सपोर्ट मिलता है जैसे आप रैप वगैरह करते हैं, आपके घर वाले आपको कितना सपोर्ट करते हैं और आपके दोस्त यार क्या कहते हैं? देखिए ये ना मतलब बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, मैं सबको बोलना चाहूँगा कि मतलब बहुत लोग ऐसे देखे हैं मैंने जो मतलब ये बोलते हैं कि यार हमारे मम्मी पापा हमको सपोर्ट नहीं करते या ऐसा कुछ सीन होता है। देखो मैं ना स्टार्टिंग से बात करता हूँ उस सिनेरियो की। क्या होता है ना कि जब हमारे जो इंडियन पेरेंट्स हैं, जो हमारा इंडियन कल्चर है, वो हमारा इंडियन कल्चर ही यही है कि यार 12वीं तक पढ़ाई करो, ग्रेजुएशन करो, पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी करो, सेटल लाइफ रहेगी। पर जब तुम कोई ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करते हो तो ट्रेंड चेंज करना ना यार स्टार्टिंग में इतना आसान नहीं होता है। तुम लोगों का भरोसा जीतना होता है कि भाई ये भी कुछ है, ये भी एक प्रोफेशन है, ये भी हम कर सकते हैं एंड अपना करियर बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग जब मैंने किया था ना, मेरे घर में किसी को पता भी नहीं था। मैंने जस्ट यूट्यूब चैनल बनाया, अपने कुछ दोस्तों को बताया कि यार ऐसे ऐसे कर रहा हूँ मैं, एंड शुरू किया मैंने। उसके बाद मतलब 1-1.5 साल तक सब कुछ अनप्रोफेशनल चला, मतलब बिल्कुल भी। मैं सिर्फ लिखता था उस समय। तो फिर क्या हुआ कि मतलब बीच में एक शेट्टी साहब ही हैं, MTV हसल के कंटेस्टेंट थे। तो शेट्टी साहब भैया का एक ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ रैप बैटल था, उन्होंने ऑनलाइन रैप बैटल ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि उस समय कोविड का चल रहा था तो ऑफलाइन पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने ऑनलाइन एक रैप बैटल किया एंड मैंने सोचा कि यार मैं 2-2.5 साल से तो सिर्फ लिख ही रहा हूँ, एक बार उतर के देखता हूँ क्या जाता है। वहाँ पे मैं जीता, एंड जब वहाँ पे मैं जीता, वहाँ से मेरे को मिली मर्चेंडाइज मिली एंड कुछ गिफ्ट्स मिले वहाँ से। जब वो गिफ्ट्स घर में पार्सल हुए ना, एंड मतलब मैं घर पे भी नहीं था उस समय, गिफ्ट्स पार्सल हुए, मैं घर आया, मम्मी कहती कि तूने कुछ ऑर्डर करा था क्या? मैंने कहा नहीं। कहती कुछ वो पैकेज वगैरह आया है कुछ तेरा? मैंने खोला, मैंने मम्मी को उस समय बताया कि मम्मी ये तो मतलब प्राइज़ वगैरह है, कहीं पे जीता था मैं। तो वो पहला ऐसा इंस्टेंट था जब मेरे घर वालों को लगा कि यार ये कुछ कर सकता है इसमें। तो आपने मतलब इसको फ्यूचर बनाने की सोची है कि आप रैप में कुछ करेंगे? अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बोलूँगा कि सबको यही बोलता हूँ मैं, जो भी मेरे से पूछता है मैं उसको यही बोलता हूँ कि यार जब तक आपका पैशन आपको पैसा कमा के ना देना, तब तक उसे फुल टाइम प्रोफेशन मत बनाओ, ठीक है। जैसे अभी मैं हूँ, अभी मेरा पैसे का इतना सीन नहीं है, ठीक है। पैसा मतलब हम लोग कमा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ज़ीरो हैं, कमा रहे हैं, लेकिन इतना नहीं कमा रहे हैं कि हम अपना घर चला सके। तो आपको अपना एक अलग प्रोफेशन चूज़ करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। जैसे मैं मतलब अभी बीटेक का लास्ट ईयर है मेरा, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरी प्लेसमेंट होने वाली है, प्लेसमेंट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग जॉब करेंगे, जॉब पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग को एक जो इकोनॉमिकल सपोर्ट होता है ना, वो हम खुद निकाल लेंगे वहाँ से। तो हमें किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि यार भाई फ़ोन करके यार इतने पैसे दे दे, गाने में लगाने। जैसे आप रैप लिखते हैं तो आपको क्या लगता है जो कमर्शियल रैप होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, और जो आज की जनता है उनको कमर्शियल रैप सुनना चाहिए, या फिर जो मोटिवेशनल रैप हैं या फिर जो रिलेट करते हैं ऐसे रैप सुनना चाहिए? तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि कई सारे ऐसे भी रैपर्स हैं जो मोटिवेशनल रैप करते हैं, जैसे एमी वे बंटाई हो गया, डिवाइन हो गया, और कई ऐसे रैप है जैसे हनी सिंह बादशाह, ये सब कमर्शियल रैप ज़्यादा करते हैं। तो आपको क्या लगता है स्कोप कौन से रैप में? देखिए ये ना एक मतलब जब कोई बंदा रैप सीन में घुसता है तो उसको ना अपना माइंडसेट पहले से बनाना चाहिए कि मेरे को क्या करना है। सीधी सी बात है, जब मेरा गाना बनता है ना तो मैं ये सोचता हूँ, जब एक वो हिप हॉप गाना, एक मोटिवेशनल गाना बनता है, तो मैं उसको उठा के ना ऐसे डालता हूँ और बोलता हूँ कि यार बहुत इज्जत मिलेगी, ठीक है। जब कमर्शियल गाना बना के एक साइड डाला, तब उस समय ऐसा लगता है यार इससे ना बहुत पैसा बनेगा। तो वो वाला मतलब कहीं ना कहीं पैसों के मामले में देखा जाए तो कमर्शियल रैप एक लेवल ऊपर है। बिल्कुल पैसों के मामले में कमर्शियल। आप खुद सोचो ना यार, आप
शादी में जाते हो, आप पार्टियों में जाते हो, आप क्लब्स में जाते हो, तो हम कमर्शियल रैप पे नहीं नाच सकते? ऑब्वियसली बात है, कमर्शियल रैप पे नाच सकते हैं, मोटिवेशनल रैप। ऑब्वियसली बात है। अब वहाँ पे अगर मैं मतलब आप पार्टी में जा रहे हो, अब मैं पार्टी में कोविड का मुद्दा लेके बैठ जाऊँ तो कोई भी गाना बजाने वाला है तो डीजे को गाली बकेगा, तो वो चीज़ है। तो कमर्शियल भी एक पार्ट है हमारी लाइफ का, एंड मतलब मूड पे डिपेंड करता है। अब आपका मूड सैड है, ठीक है, मान लो कि मतलब बहुत ही हाइपोथेटिकल, तो आपको लगता है कि जो मोटिवेशनल रैप है और जो सोशल टॉपिक्स पर है, इनसे समाज में बदलाव भी लाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। अगर ये एक तरीके की पोयम है, पोएट्री है, जिसको म्यूजिक के द्वारा बोला जाता है, मतलब उसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है कि लोग सब जल्दी से मतलब चीज़ों को समझ जाएं। तो बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अगर आपके फेवरेट रैपर की बात की जाए तो वो कौन है? देखिए, फेवरेट रैपर मतलब ऐसे ना, मतलब मैं किसी एक बंदे को डिफाइन नहीं कर सकता, सारी अलग अलग टाइप के। जैसे मैंने सुनना शुरू किया, लिखना शुरू किया हनी सिंह को देख के। अभी के टाइम मेरे को जिसको ज़्यादा सुनना पसंद है या जो मेरा इंस्पिरेशन है वो रफ्तार भाई हैं, ठीक है। एंड तो वो मूड के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब जैसे अगर मेरा कभी मूड सैड है, मेरे को कुछ मोटिवेशनल सुनना है, तो मैं डीनो जेम्स को सुनूंगा। तो आप कितने साल से रैप कर रहे हैं? मेरे को यार रैप सीन में, यार देखो, अगर मैं सिर्फ लिखने की बात करूं, अगर मैं लिखना भी इंक्लूड करूं कि मैं कब से लिख रहा हूं, तो मेरे को एटलीस्ट 3 से 3.5 साल हो गए हैं। बट अगर मैं बात करूं कि मैं सीन में कब आया, मेरे को मतलब प्रोफेशनली कब बाहर निकालने शुरू करे गाने, मेरे को बस अभी सिर्फ 1 साल हुआ है। लास्ट ईयर हमने तो आप इवेंट्स वगैरह में जाते हैं, किसी जो रैप वगैरह का इवेंट्स होता है या कोई शो होता है, कोई प्रोग्राम होता है? बिल्कुल, साइफर्स वगैरह हम लोग करते रहते हैं। अभी हाल में ही दिल्ली हाट में एक दिल्ली साइफर हुआ था, काफ़ी सही था वो, हम लोग वहाँ गए थे। तो हम लोग करते रहते हैं, साइफर वगैरह करते रहते हैं, रैप बैटल्स। आपकी कोई म्यूजिक टीम है, बैंड है कोई, या फिर आप अकेले इंडिविजुअली करते हैं? देखो, मेरे को ना ऐसा पर्सनली लगता था कि मतलब हमेशा लगता है कि आप एक इंडिविजुअल ग्रो करोगे वो एक अलग चीज़ है, बट जब आप एक टीम को लेके ग्रो करते हो ना, तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी आती है। तो हम लोग की पूरी एक टीम है, सम्मान प्रोजेक्ट्स नाम से। यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। एंड सम्मान प्रोजेक्ट्स को अभी सिर्फ 1 साल मतलब कंप्लीट हुआ है। तो हम लोग की टीम है, हम लोग बीट प्रोडक्शन खुद करते हैं, हम लोग लिरिक्स अपनी खुद लिखते हैं, हम लोग उसकी वीडियो खुद बनाते हैं, वीडियो एडिटर्स हमारे पास खुद के हैं, पोस्टर, आर्ट्स, थंबनेल्स वगैरह हम लोग सब कुछ खुद करते हैं। तो मतलब अभी आप रैप को काफ़ी आगे ले जाना चाहते हो? बिल्कुल, मैं काफ़ी आगे लेके जाना चाहता हूँ यार, और मैं लिटरली अपनी जगह को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। कि मतलब यहाँ पे मोहन गार्डन में भी ना, उत्तम नगर में भी, गांधी चौक में भी एक बंदा है जो रैप करता है, तो वो वाली चीज़ है। अगर देखा जाए तो आप आइडल किसको मानते हैं? कि आपने बोला कि आप डीनो जेम्स को भी सुनते हैं, शुरुआत आपने हनी सिंह को सुन के की थी, तो हनी सिंह का फेवरेट रैप कौन सा है आपके लिए? यार हनी सिंह का फेवरेट रैप मेरे को कैसे बताऊँ, मतलब उनकी जो इंटरनेशनल विलेजर एल्बम थी, उसका एक एक गाना सुपर हिट था यार। बट स्टिल मतलब एक गाने की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ब्राउन रंग हमेशा बंदों की अभी आपने अपनी पूरी जो जर्नी थी, जब आपने रैप शुरू किया तब से अभी तक लेके आपने ऐसा कौन सा बढ़िया सा रैप लिखा है जो आप हमारे दर्शकों को एक बार और सुना दीजिए, जो आपका फेवरेट हो? मतलब जो अभी आपने नहीं सुनाया वो सुना दीजिए, जो आपका फेवरेट हो, बेस्ट हो, वो सुना दीजिए। देखिए, मतलब मैं बेस्ट भी ना, मतलब अगर मैं रैप को बेस्ट में डिफाइन करूं तो रैप भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है लिरिकल, जिसमें आप पोएटिक डिवाइसेस का भरपूर यूज़ करते हैं, मेटाफर, सिमिलीज, काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं। एक होता है फील, जिसमें आप इन सब चीज़ों को रखते हो साइड, आपको सीधा मतलब होता है कि यार मैं जो मन में सोच रहा हूँ मेरे को वो चीज़ बतानी है। तो लास्ट ईयर ना मैंने अपने बर्थडे पे एक ट्रैक रिलीज़ किया था जिसका नाम बचपन था। एंड बचपन की पूरी स्टोरी प्लॉटिंग इस तरीके से है कि मतलब जब हम बच्चे होते हैं उस समय हमें लग रहा होता है, हमारे बड़ों को देख के, हमारे भैया वगैरह को देख के लग रहा होता है यार क्या सही ज़िंदगी है। और जब हम खुद उस स्टेज में आते हैं तो हमें लगता है यार वो वाला टाइम ज़्यादा बेटर था। तो उस पर मैंने लिखा था, एंड मेरा पर्सनल फेवरेट अभी तक वही है, ठीक है। एक तरीके से आप मतलब अपना जो रैप लिखते हो वो ऑब्जर्व करते होगे, हर जगह से चीज़ों को बिल्कुल, देखते होगे, obviously यार, क्योंकि ऑब्जर्व करके ही ज़्यादा ये रियलिटी लिखी जाती है। बिल्कुल। तो एक बार सुना दीजिए जो बचपन पे आपने रैप लिखा। बचपन ट्रैक बिल्कुल मैं सुनाता हूँ। ट्रैक इस तरीके से था, मैंने स्टोरी प्लॉटिंग बताई। देखो, बचपन में समय तो काफ़ी था पर थी साली पैसों की कमी। अब पैसे तो काफ़ी हैं जेब में पर हो रही समय की कमी। कमी पड़ रही उन हाथों की जिन हाथों से खाना खाता था। कमी पड़ रही उन बातों की जिन बातों पे डांटे खाता था। 7 बजे उठ भारी बस्ता वो कंधे पे, बंदे पे बोझ काफ़ी सारा था। फिर भी मगन पूरी थी लगन क्योंकि क्रश को जाके पटाना था। वो उम्र ही गजब, किसी बात की ना खबर, शक्तिमान देखने को करता सबर। फिक्र ना किसी बात की, उठा लिया बल्ला, बॉल के पैसे कम ले तोड़ दिया
ये गल्ला, 1000 के जूते हैं पैरों में पर नंगे पाँव वाली फील नहीं। आज फ़ोन है टच वाला हाथों में पर तार वाले फ़ोन की फील नहीं। आज ले रहा मजे मैं बारिश के एक बंद कमरे में बैठ के पर बारिश वाली कीचड़ में गिरने वाली आरी फील नहीं। अब कील नहीं चुभती है मेरे इन नंगे पैरों में, चुभती है ये बात मैं ढूंढूं अपनापन इन गैरों में। बचपन को तो खो चुका हूँ मैं काफ़ी पहले, अब डर है खुद को भी ना खो दूँ इन आधुनिक शहरों में। पैरों में लिपट कर सोया करता था मैं माँ के, मेरी माँ थी सुलाती मुझे लोरियाँ सुना के। अब बड़े बड़े दर्द ये लड़का चुपचाप सह लेता है, जो छोटे मोटे दर्द भी बताता था चिल्ला के। चिल्लाता है वो आज भी मेरे भीतर ही कहीं, वो 10 साल का कौशिक बैठा इधर ही कहीं बैठे मुझे देख देख वो सोच रहा ना बनना मुझे बड़ा, साला बचपन ही सही। वो समय तो काफ़ी सही था बस सोच ही गलत थी, बस चाहत थी बड़ा होने की वो चाहत ही गलत थी। दिल कहता था मुझसे एक ही बात की बड़ा होना आसान है, अब लगी पता हर एक बात वो सोच ही गलत थी। देखो जैसा कि मतलब इन्होंने जो रैप कहा, मतलब मेरे को अपना पूरा बचपन याद आ गया। अगर देखा जाए तो मतलब मैं रिलेट कर सकता हूँ। जैसे इन्होंने शक्तिमान की चर्चा की, इन्होंने गर्लफ्रेंड को भी उसमें इन्वॉल्व किया और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने उस पर जोड़ी। तो ऐसा लगा कि आपकी मतलब आपने अपनी ही कहानी बता दी। देखिए मेनली जो बचपना होता है ना वो सबका एक ही तरीके से निकलता है। जब कहानी का डिफरेंस आना तब शुरू होता है जब आप अपने ग्रेजुएशन से बाहर निकलते हैं, तब आप अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट जैसे मैंने देखा आजकल लोग ब्रेकअप वगैरह पे भी लिखते हैं, तो आपने अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह के लिए कुछ लिखा है क्या? यार देखो मतलब ये चीज़ ना मेरे साथ आज तक हुई नहीं है। तो मतलब मैंने ऐसे कभी वो फील करके नहीं लिखा, बट यार दोस्तों के साथ हुई है, उनको देखा है उनकी क्या हालत होती है, वो कैसी बातें करते हैं, उनको ऑब्जर्व करके लिखे हैं। ब्रेकअप पे भी काफ़ी सारे ट्रैक लिखे हुए हैं हमने। कुछ अगर याद आता है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पड़ा हुआ है अपने पास, सुनाता हूँ मैं। तेरी यादें मुझे आज भी क्यों आती है, तेरी बातें मुझे आज भी क्यों खाती है। कहने को बिछड़े हुआ है पूरा साल अब, फिर भी इन राहों पे आवाज़ तेरी आती है। जब तूने जाना था तो पास मेरे आई क्यों, हाथों में हाथ डाल कसमें वो खाई क्यों। जिस्मों से दूर पर रूह है करीब, तेरे दो जिस्म एक जान फिर भी जुदाई क्यों। सुना मैंने कांटे आते हैं गुलाब के संग, ले आज देखा भी और देखे तेरे बदले रंग। बोल के तो देखती बदल देता खुद को मैं, जैसा तू चाहती वैसा बनता जीने का ढंग। जैसा बोला वैसे तूने कभी चाहा नहीं, चाहिए काफ़ी थे पर किसी को मैं चुना नहीं। ख्वाबों ने ख्वाब तेरे संग जीने मरने के, तेरी फरेबी बातें आज तक भूला नहीं। ये कहानी उस दिन की जब मिली थी वो मुझसे, कहानी उस वादे की मैं दूर न जाऊं तुझसे, कहानी उस वक्त की जब नज़रों में उतरी, कहानी उस वक्त की जब नज़रों से उतरी। कहानी सुनाऊं तो लगेगा पूरा दिन, मुझे मिला मुझे समय कम मिनट वो भी 3। मुझे टूटा था दिल मेरा देख तुझे उसी वक्त, गैरों की बाहों में हाँ देखा जिस दिन तुझे, तभी बोला मन मेरा खुद को संभाल ले। दिल तेरा बच्चा है ठीक से तू पाल ले, लंबी सांस ले और खुद से तू वादा करके पलट के ना देखेगा अब बात तू ये जान ले। मान ले ये बात की वो तेरे लिए थी ही नहीं, दी सीख बेटा दिया तुझे दर्द नहीं। सीख ले तू भाई मेरे बिन उसके रहना, क्योंकि चूमा शर्म मौत ने था वो कोई बंदा नहीं। तो देखा इन्होंने, मतलब अब मुझे ये लग रहा है कि आपने अपने दोस्तों की बंदी के लिए लिखा है या फिर अपनी बंदी के लिए? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बेसिकली जो स्टार्टिंग वाली 16 लाइन्स थी वो रियलिटी है जो उसने सोची थी। बाद की 16 लाइन्स जो थी मैं उसको एक अलग प्लॉटिंग देना चाहता था स्टोरी की, कि मतलब यार हर बार लड़की गलत नहीं होती है, ठीक है। तो उसकी स्टोरी की प्लॉटिंग ही ऐसी है कि जब वो बात बोलता है कि मैंने देखा तेरे को किसी और की बाहों में, वो एक्चुअली कोई बंदा नहीं, वो मौत था। मतलब वो लड़की मर चुकी है इसलिए वो उससे दूर जा चुकी है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई हम सबसे करीब मतलब अपनी माँ से होते हैं, तो अपने सब हर विषय पे लगभग रैप सुना दिया, तो एक बार माँ के लिए कुछ आपने लिखा है तो वो बिल्कुल सुना दीजिए, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं सुनाता हूँ। देखिए अब जो मैं आपको ट्रैक सुनाने जाऊँगा, एक्चुअली सिर्फ अगर मम्मी के बारे में बात करूँ, सिर्फ मम्मी के बारे में बात कर जाऊँ तो वो थोड़ा सा अनफेयर हो सकता है मेरे पापा को लेके। तो मैं जो ट्रैक अब सुनाने वाला हूँ उसमें मुझे लेके दोनों का जो स्ट्रगल है
मैं वो दोनों चीज़ें आपको दिखाऊंगा इस ट्रैक के साथ। ठीक है, तो मैं सुनाता हूँ। मेरी माँ ने मुझे पाला तो पिता ने है संभाला, बड़ा मुश्किल ये कहना कि किसका भारी है पाला। दोनों के ही प्यार से लगता फ्यूचर आबाद, जो कल तक दिख रहा था मुझे बिल्कुल ही काला। बना दिया पढ़ा दिया, अब खुद ही काबिल बनना है, मम्मी पापा की उम्मीदों पे खड़ा उतरना है। बलिदान जो दिया है माँ पापा ने अपने सपनों का, खुदा की कसम उनका हर सपना पूरा करना है। मरना है मर मिटना है पर पीछे ना अब हटना है, माँ पापा के सर ख्वाब पूरे हो ये मेरा सपना है। और ख्वाहिश मेरी की माँ पापा से कहूँ मैं एक बात, जहाँ तक जारी नज़र आपका सब अपना है। ये बातें थी किताबी और थोड़ी जज्बाती, असल ज़िंदगी में चीज़ें आसान ना हो पाती। लिखने को तो लिख दूँ मैं पूरे करूँ 100 ख्वाहिश, पर एक पूरी होने में ज़िंदगी निकल जाती। माँ पापा है ना खुशगज़ाम जेब से फ़कीर, न जाने क्या कहना चाहती मेरे हाथों की लकीर, पर बदलेगी ये लकीर और हिलेगा कर अमीर। माँ पापा की दुआएं साथ और साथ ही मेरा पीर, 6 साल की उम्र तक पिता का साया ना सर पे, मैं और मेरे साथ माँ अकेली रहती घर पे, सिर्फ इसलिए कि मेरा फ्यूचर बिल्कुल आबाद रहे। मेरा बापू खड़ा रहा सीना तान के बॉर्डर पे, यह कैसे मैं भूल जाऊं कि क्या क्या वो खोया है। ना जाने कितनी रात वो बिना तकिए के सोया है। मैं मांग लूं जो कुछ और अगर दे नहीं वो पाए, तो सच्ची बताऊं मुझसे ज़्यादा खुद वो रोया है। माँ की तो क्या बात करूं, मैं जितना बोलूं उतना कम, ख़त्म हो जाएगी मेरी कलम पर तारीफ़ें ना होंगी कम। बेशक उस पे गिर पड़े मेरे बोझों के कितने भी पत्थर, पर मेरे दर्द के आगे उसको खुद के दर्द लगते हैं कम। देखा, मतलब इन्होंने अपने माँ बाप का जो संघर्ष है इनके लिए वो अपने पूरे शब्दों में बयां कर दिया। तो अब माँ बाप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा बेटा सबको दे भगवान। तो मतलब आपने जो ये रैप लिखा है ये काफ़ी फील करके लिखा है, तो ये रैप कभी आपने अपने मम्मी पापा को सुनाया? बिल्कुल सुना है उन्होंने, एंड तो उनका क्या रिएक्शन रहा ये सुन के? खासकर जब मतलब मम्मी के लिए, तो मतलब मम्मी के लिए वाज लाइक कि मम्मी खुद भी इस चीज़ को मानती है कि कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा इक्वल है। एंड मेरी लाइफ का ऐसा सीन था ना यार कि मतलब जब मैं 5-6 साल का था, मैंने बताया 5-6 साल का जब तक मैं हुआ नहीं तब तक पापा मेरे साथ रहे नहीं थे, क्योंकि ही वॉज पोस्टेड एट कश्मीर बारामुल्ला, मतलब आर्मी में थे पापा, इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी में थे। तो वो वाला सीन था। तो यार वहाँ पे ऐसा सीन होता था कि मतलब पता ही है, वो तो सबको नोन है कि कई रातें सोने को तकिया नहीं होता है, खाने को खाना नहीं होता, वो सब आपने अपने रैप में बयां कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ें अच्छा, सुनी। तो जो हमारे आज के जो युवा हैं जो रैप लिखते हैं आपकी तरह रैप करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे एक बार? देखो जैसे वो कई लोग ऐसे होते हैं वो अपने पैशन को छोड़ देते हैं, क्योंकि एंड टाइम में सबको पैसा नज़र आता है, और जब उन्हें उस चीज़ से पैसा नहीं मिलता तो अपने पैशन को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देते हैं। तो अगर आपके जैसे और भी लोग हैं जो रैप करते हैं तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको जैसे बताया कि अनटिल और अनलेस मतलब आप पैसा अपने पैशन से नहीं कमा पा रहे हो तो उसे प्रोफेशन मत बनाओ। ठीक है, जब आप किसी चीज़ से उम्मीदें बांध लेते हो ना तब आपको दुख होता है। जैसे मतलब आप सोचते हो मैं रैप कर रहा हूँ, मैं उम्मीद बना के बैठ जाऊँ कि यार मैं ना इससे पैसा कमाना चाहता हूँ, तब पैसा नहीं आएगा ना मेरे को बहुत दुख होगा। बट अगर मैं ऑलरेडी अपना इनकम सोर्स किसी और चीज़ को बना चुका हूँ एंड आई एम डूइंग रैप फॉर अदर पर्पस, पैसा कमाने के लिए मतलब आप कुल मिला के ये कह रहे हो कि जो हमारा पैशन है उसको एंजॉयमेंट के साथ करना चाहिए बस। जब तक वो आपको पैसा नहीं कमा के दे रहा है प्लीज़ उसे फुल टाइम प्रोफेशन मत बनाना, क्योंकि यार ऐसा है ना आजकल हर सीन में कंपटीशन है। ठीक है, हर सीन में कंपटीशन है, तो एटलीस्ट अपने आप को सेटल कर लो। ठीक है, अपने आप को सेटल कर लो कि महीने के 30-35 हज़ार का अगर तुम्हारा खर्चा है तो वो तुम खुद उठा लो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, रैपिंग सीन में स्टार्टिंग में 30-35 हज़ार का खर्चा नहीं मिलेगा तुम्हें, नहीं उठा पाओगे तुम। कौशिक झा का एक यूट्यूब चैनल भी है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर इनकी रैप सुन सकते हैं। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। मुझे भी बहुत सही लगा। एंड मतलब जब मेरे को आप अब इस जर्नी को कंटिन्यू रखें, फिर आपसे एक बार फिर बातचीत करेंगे और बिल्कुल, आप रैप बिल्कुल। ऐसे लिखते रहिए। तो हम आपके पास ऐसे ही जो हमारे इंडिया के, हमारे भारत में अनोखे टैलेंट है उसको दिखाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।